I thought this is specially for me. आप मुझे देने के लिए। अरे नहीं भाई, इतनी गलतफहमी मत पालो कि फूल मैं तुम्हें देने के लिए लाया था। असल में जो हमारे शो के डायरेक्टर है ना, ये मेरी परीक्षा लेने पे तुल गए भाई। चैलेंज दे दिया मुझे कहते हैं भाई शैलेश भाई, आप यहाँ आके बता के बोल के लोगों को बताते हो कि भाई आज का विषय क्या है। कभी ऐसा भी हो कि बगैर बोले बता दो कि आज का विषय क्या है। तो आज मैंने बगैर बोले बता दिया कि आज का विषय क्या है। तुम समझ गई कौन सा विषय? हाँ, कौन सा? फूलों के साथ फ्लावर पॉट। नहीं, चलिए एक मौका और। कौन सा विषय हो सकता है? ताकत? बिल्कुल नहीं, कोई और आगे बढ़ते। गुस्सा? अरे यार, अब मुझे गुस्सा आ रहा है यार। भाई डायरेक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं बगैर बोले नहीं बता सकता जब तक साथ में कोई ऐसा मतलब या कि ऐसी खड़ी हो। भाई गुस्सा मुझे आ रहा, बोल के बताना ही पड़ेगा भाई। ना तो ये फ्लावर पार्ट है, ना फ्लोर है, ना ताकत है, ना गुस्सा। ये है तोड़ना टूटना। समझ में नहीं आया इतना सा? भाई जरा इनके लिए तालियां बजाइए, इनके लिए तालियां बजाइए भाई, कमाल है यार। और ये जो टूटना होता है लाजवाब होता है। दिल का टूटना आदमी को शायर बना देता है, और कुछ और टूटे घर में तो आदमी को कायर भी बना देता है कि भाई पत्नी आएगी मारेगी। लेकिन इस वक्त हम कायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो शायर की। लेकिन कौन है वो लोग जो टूटन से भी जोड़ने की कुछ चीजें चुरा लेते हैं? आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज के जो हमारे साथी हैं वो क्या करने वाले हैं। मेरा दिल था बड़ा भोला भाला, गजब का निराला, बड़ा ही मत वाला, लुटेरन दिल ले गई। मैंने पहली कविता लिखी और अपने गुरुजी को दिखाई। पढ़ते ही गुरुजी ने त्योरी चढ़ाई। कहने लगे अंग्रेजी पढ़। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोले सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? ना तू गदहा ना ही शेर है, आधा तीतर आधा बटेर है। सुन ओ नेता, तू तो मलबे का ढेर है, गंगा जी के भारत में है तू नाली का जल। ओ नेता नेता जल। तुम कहते हो नेता होंगे लेकिन वे अभिनेता होंगे, सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में। भाई क्या बात है, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब चुड़ैल अपने असली रूप में नजर आती है। स्वागत है आपका। वाह वाह क्या बात है। मैं जहां हमारे साथी हमारे साथ में बैठे हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जो बात करेंगे आज न सिर्फ कविताओं पे लेकिन टूटने पे तोड़ने पे भी। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं जिनकी जवानी में कई बार टांगे टूटी हैं, जो मंच के इस कोने में बैठे हुए हैं। नाम है इनका गोपीनाथ, चर्चित आयुर्वेद के अधिकारी हैं। गोपीनाथ उपेक्षित एक ऐसे कवि का नाम है जो हास्य और व्यंग के बड़े ही चर्चित कवि हैं, इसलिए इन्होंने अपना उपनाम ही चर्चित रख दिया, गोपीनाथ चर्चित। गोपीनाथ चर्चित के पास जो कवि बैठे हैं वो मूलतः ब्यावर में कस्बा है ब्यावर, वहां से निकले और हास्य व्यंग के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अनूठे विषयों पे कविता लिखी। सुरेंद्र दुबे, जिनके नाम का प्रथमाक्षर सु और दु है। मैं कहता हूं जो सुख में भी हंसा है और दुख में भी हंसा है। सुरेंद्र दुबे हमारे बीच में। और ये धोती कुर्ता अचानक, ये क्या राज है भाई दुबे जी इसका? तिलक भी। शैलेश भाई, दुनिया में तरह तरह की यूनिफॉर्म है जी, पर ये हमारी अपनी ओरिजिनल यूनिफॉर्म है। हाँ, एक बार खड़ा हो जा, ये पोशाक दिखा दे जरा खड़े होके। ये देखो भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एयर कंडीशन यूनिफॉर्म है। हाय 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 हाय, बड़ी वातानुकूलित यूनिफॉर्म है ये। उनके पास जो मैं बैठे हैं वरुण चतुर्वेदी है, जो जयपुर से हमारे बीच में आए हैं और हास्य की कविताओं को अपने खास अंदाज में कहते हैं। जरा हम जोरदार तालियां बजाएं वरुण जी। तो वरुण चतुर्वेदी जी, सुरेंद्र दुबे और गोपीनाथ उपेक्षित, आप तीनों में से सबसे पहले कौन कविता पढ़ना चाहता है? वरुण जी आप पढ़ना चाहते हैं, क्यों? इसमें क्या है, नींव के पत्थर जो होते हैं ना जी, अच्छी इमारत तो उस पर बुलंद होगी। हाँ। जी। जैसे ताजमहल में जो नींव के पत्थर है ना, ताजमहल आज 400-500 साल बाद भी ऐसा खड़ा है। क्या बात। इन्होंने
बहुत साहित्यिक भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि जो नींव का पत्थर होता है वो महत्वपूर्ण होता है, बाहर जो दिखता है वो तो फालतू होता है। इनके कहने का मतलब इन तीनों में यही महत्वपूर्ण है, बाकी दोनों फालतू हैं। भाई वरुण जी, ऐसा थोड़ी होता है, नींव का पत्थर भी महत्वपूर्ण होता है और जो बाद में ऊपर से नजर आता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो हम चाहते हैं कि ये सम्मान आज हम आपको प्रदान करें कि आप नींव के पत्थर नहीं बने, आप बाद में आए। गोपीनाथ चर्चित जी के लिए जरा हम जोरदार तालियां बजाएं। अंतर्राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र दुबे जी पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन बात धोती की कर रहे थे जी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चाहे पूरी दुनिया में जाए धोती पहनकर, लेकिन यहाँ पहले पजामा आया है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ये कह रहे हैं पहले पजामा आया, अब धोती हो पजामा हो, क्या फर्क पड़ता है। बस के एक कंडक्टर ने मुझे एक कविता सुनाई। क्या? धोती बोली पजामे से, हम तुम दोनों बने हैं एक ही धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तू खुलता है आगे से। शैलेश जी, एक नौजवान एक दिन मेरे पास आया। अच्छा। बड़ा घबराया। अब बोला, गोपीनाथ जी मेरी इकलौती पत्नी। इकलौती? हाँ, इकलौती इसलिए कि इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मेरे पास आया, बोला गोपीनाथ जी छोटी सी बात घर में हो गई, नाराज होकर चली गई, आप कवि हैं कोई उपाय बताओ। तो मैंने 4 पंक्तियां लिख करके उसको दी। मैंने कहा जब भी मौका लगे, जब भी वो फोन उठाए, ये 4 पंक्ति सुना देना। तुम अकेले में रहो, मैं भी अकेले में रहूं। अच्छा। तुम भी दिल में आह भरो, मैं भी दिल में आह भरूं। बात करना नहीं चाहो तो एक काम करो, तुम भी मिस कॉल करो, मैं भी मिस कॉल करो। हाय हाय हाय। जब हम समाज में जीते हैं, इस देश में जीते हैं, कई तरह से दिल टूटता है। आज महंगाई ने हमारा दिल तोड़ा। और कैसे तोड़ा, मैं कुछ दुमदार दोहे सुनाना चाहता हूं। जी। अरे चना चिरौंजी हो गए, चना चिरौंजी हो गए, गेहूं हो गए दाग। क्या बात है। महंगाई में खाइए अब भट्टी की राख, राख को तन पे रमाओ, आहा। भीख मांगो और खाओ। क्या बात। घी के तो दर्शन नहीं, दूध छुए आकाश। क्या बात है। रोटी की फोटो खिंचा, रख लो अपने पास, बाद में नहीं मिलेगी, वाह वाह, ढूंढनी बहुत पड़ेगी। क्या बात है। जिसको भी मौका मिले वही चूसता खून। क्या बात है। जनता तो बस भेड़ है, कोई न छोड़े ऊन, उस्तरा चला रहे हैं, हजामत बना रहे हैं। क्या बात है चर्चित जी। शैलेश जी, जी। दिल बड़ी खतरनाक चीज है जी। ये मेरे भी था। अच्छा। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम यू यूज्ड टू हैव दिल। मेरा दिल था, अब नहीं है। कहाँ गया, कौन ले गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी। ओ मेरा दिल था बड़ा भोला भाला, गजब का निराला, बड़ा ही मत वाला, लुटेरन दिल ले गई। दिल मेरा तरबूज सा। तरबूज सा। हाउ यमी। कि दिल मेरा तरबूज सा, गोल गोल था मस्त, और जालिम ने टुकड़े किए और कर गई दिल को ध्वस्त। और उसने डाला है गरम मसाला, उसने डाला है गरम मसाला, आने की फिर कह गई मेरा दिल का, आने की फिर कह गई। आने की फिर कह गई। अब तक आई ना। अरे 5 साल तो हो गए, कहीं नेता बन गई जा। और उसने दिल का किया है घोटाला। हाँ हाँ जी, उसने दिल का किया है घोटाला, दिल्ली में जाके रह गई मेरा दिलदार। क्या बात है। तो बच के रहना दोस्त, तो दिल चोरों से आप, दिल चोरों से, और दिल लेके बेदिल हुए ये दिलवर सबके बाप। हाय हाय, क्या बात है।
और दिल पे रखना लगा के बड़ा ताला। हाँ जी, दिल पे रखना लगा के बड़ा ताला, कह देना चाबी खो गई रे मेरा दिल क्या बात है? बड़ा भोला भाला, बड़ा हिम्मत वाला, लुटेरन दिल हुल गई रे मेरा दिल का। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। शैलेश जी, अभी इन्होंने मिस कॉल की बात करी थी ना, तू भी मिस कॉल करो मैं भी मिस कॉल करूं। जी। इनके बच्चे ने पूछ लिया पापा ये मिस कॉल क्या होती है, तो जवाब नहीं दे पाए। वैसे तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। अब बोले बेटा मिस कॉल, अरे बेटा कोई मिस किसी को कॉल करे तो मिस कॉल होता है। बोले पापा फिर तो मम्मी को बता दूंगा आपके फोन में 5 पड़ी हैं। दिल टूट जाएगा पापा का। बिल्कुल ऐसा ही होता है वरुण जी, बिल्कुल ऐसा होता है। आप लोगों को एक दूसरे के घर की घटनाएं बड़ी पता है। मुझे ध्यान है, मुझे भी गोपीनाथ जी ने वरुण चतुर्वेदी जी के बारे में एक घटना बताई थी कि वरुण चतुर्वेदी जी अपनी बीवी से बात कर रहे थे। बीवी कहती देखो मेरे को जिंदगी में मतलब तुम्हारे जैसा ही पति मिलना था, ऐसा पति मिला है। तो वरुण जी बोले भाई शादी के पहले तो सुना है तुमने 16 सोमवार किए थे। बोले व्रत नहीं करती तो तुमसे भी गया गुजरा मिलता। तो जीवन में सही वक्त पे सही चीज मिल जाए यह भी बड़ा जरूरी होता है। लेकिन हम एक ऐसे सही कवि को बुलाना चाहते हैं जो सही वक्त पे सही बात कहने का बड़ा ही हामी है, और सही वक्त पे इतनी सही बात कहता है कि लोग कहते हैं भाई वाह क्या बात है। हिंदी हास्य कविताओं का एक बिल्कुल अलग ढंग से लिखने वाला कवि, जिनकी कविताओं के अंदर एक अलग ताजगी होती है, और वो अपनी कविताओं के अंदर हास्य की बयार कुछ इस तरह से पिरोता है कि लोग कहते हैं भाई सुरेंद्र दुबे जी क्या बात है। हम बुलाते हैं सुरेंद्र दुबे को जोरदार तालियों के साथ। शैलेश भाई, बात टूटने की चल रही है जी। आजकल आशीर्वाद देने और लेने वालों का दिल टूटने लग गया। अच्छा लंबी आयु का आशीर्वाद मुझे मिला। जी। सुखी रहो आनंद में जीवो बरस हजार, आहा, तुम ऐसे फूलो फलो जैसे भ्रष्टाचार। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। महिलाओं के मन को मैंने टटोला, अच्छा तो उसमें क्या मिला इसका एक दोहा आपको सुनाता जी हूँ। जी। महिलाओं के मन में क्या मिला? नारी के मन में मिली 2 इच्छाएं खास, सुत तो श्रवण कुमार हो, पति हो तुलसीदास। मैं बच्चों को बता दूं, सुत मतलब पुत्र। पहले क्या रिश्ता बनाने के लिए अपने यहाँ कुछ एक कार्य होता है, जन्म पत्रियां मिलाना। जी जी। अब सुनना मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। मित्र बोला लड़का लड़की दोनों शादी के लिए बेकरार, दोनों के माता पिता भी तैयार, लेकिन दोनों की जन्म पत्रियों में गुण नहीं मिल रहे हैं यार। मैंने कहा मिलान की अति उत्तम तकनीक काम में लाओ, गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ। बहुत अच्छा, क्या बात है। गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ, दोषों के आधार पर रिश्ता करवाओ। वाह वाह। वो बोला गुण के आधार पर करवाया गया रिश्ता अटूट होता है, 7 जन्म तक रहता है। मैंने कहा दोषों के आधार पर करवाया गया रिश्ता बेहद मजबूत होता है, 14 जन्म तक रहता है। अच्छा। मेरी सलाह मानकर वो दोनों के दोषों की सूची बनाकर लाया। मैंने उसको इस प्रकार मिलाया। लड़का भी देरी से उठता, लड़की भी देरी से उठती, लड़का भी आवारा, लड़की भी आवारा, लड़का भी पढ़ाई में डफर, लड़की भी पढ़ाई में सिफर, लड़के के मूछें ही नहीं आती थी और लड़की रोजाना शेव बनाती थी। मैंने कहा अति उत्तम दोष योग है, कभी नहीं तिड़केगा। अरे 2 घर बिगड़ते जो अब एक ही बिगड़ेगा। मैंने जब शैलेश भाई पहली कविता लिखी, मेरे गुरुजी को ले जाके दिखाई, जैसे कि परंपरा है। अब देखना क्या हुआ, मेरा उत्साह कैसे टूटा जी। मैंने पहली कविता लिखी और अपने गुरुजी को दिखाई। पढ़ते ही गुरुजी ने त्योरी चढ़ाई, कहने लगे अंग्रेजी पढ़। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोले सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? सही बात है, सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हैं आप? वो बोले एक बात समझ ले चुपचाप, इस दुनिया में एक इलियट हुए जिन्होंने विश्व साहित्य में ग्रेटेस्ट कविताएं लिखी, उसके बाद तू हुआ जिसने विश्व साहित्य में लेटेस्ट कविताएं लिखी। बहुत अच्छे। किसी को अनुमान न था कि कविता इतने कम समय में इतना लंबा सफर तय कर पाएगी, इलियट से चलेगी और इडियट पर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। दिल टूटता है जी, सपने टूटते हैं। सपने टूटते हैं। तो सपने टूटने की तकलीफ पर मैंने कविता लिखी है। क्या बात? शीर्षक है
सपना टूट गया। जी। अरे कैसे कहूँ मैं बात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। पहला सपना, पीएम ने बुलाया, पीएम ने बुलाया, पीएम ने बुलाया, मुझे मिनिस्टर बनाया, अपने पास में बिठाया, मुझे पीएम ने बताया, एक सेठ से मिलाया, नोटों से बराबर आया, वो एक सूटकेस लाया और मुझको थमाया। अच्छा। मैंने यूं ही लगाया हाथ, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। एक और सपना कि मैं भी मॉडल था नया, मॉडल। आहा। एक फैशन शो में गया, एक मॉडल नहीं आई। मॉडल नी। हाँ, मादा मॉडल। मादा मॉडल। मैं भी मॉडल था नया, एक फैशन शो में गया, एक मॉडल नहीं आई, मुझे देख मुस्कुराई, मैंने पास में बुलाया, उससे हाथ मिलाया, उसके सैकड़ों दीवाने मुझसे जल गए परवाने। हाँ। पहले तो सब अकड़े, बाद में सब झगड़े, हुई जब घूंसों की बरसात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। सपने तो रोज आते हैं, एक महत्वपूर्ण सपना सुनाता हूँ जी। हर हिंदुस्तानी नौजवान की इच्छा यही होती है कि उसकी शादी किसी टनाटन लड़की से हो, फिल्म की किसी हीरोइन से हो जी। भले ही खुद की शक्ल पर 12 बजे हुए हो। कि एक हीरोइन का बाप, एक हीरोइन का बाप एक दिन चुपचाप मेरे घर पर आया, मेरे डैडी को पटाया, मेरा रिश्ता कराया, मुझे दूल्हा बनाया, उसे दुल्हन बनाया, मैं उसे घर लाया और घूंघटा उठाया, जो ही बढ़ के मेरे जज्बात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। कमाल किया आपने सुरेंद्र दुबे जी। सपना आया और सपना टूट गया, और हम देश की युवा पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि अपने सपने टूटने मत दीजिए, ख्वाब देखिए और उन्हें पूरा जरूर करिए। आइए हम मिलते हैं एक ऐसे वरुण से जो अब तक तरुण है। उम्र से आदमी तरुण नहीं होता, आदमी मन से तरुण होता है। तो मन से एक ऐसा ही तरुण हमारे बीच में है, वरुण चतुर्वेदी। जरा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। पति पत्नी के संबंध में कभी कभी टूटन भी होती है, कभी कभी जुड़ भी जाते हैं संबंध, मान मनोहर से जुड़ जाते हैं। कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ शैलेश जी कि मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में जी। ऐसा जहां न हो मेरे यार, वो घर है क्या किसी शहर में। क्या बात है। पंक्तियां देखें कि मियाँ बीबी का रिश्ता फूलों से नाजुक होता जी। और जिस शौहर से लड़े न बीबी वो झगड़े को रोता, होने पे करता मनुहार, मलता तेल बैठ के सर में। क्या बात है। मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में, बीबी से तकरार करे बिन पचे न पति की रोटी। अच्छा। झगड़ा करके और मना कर फिट कर लेता गोटी। तुमने और अधिक तब प्यार, दुगना मजा मिले टक्कर में। मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में। आखिरी पंक्तियां जी। ये एक तरह से मंत्र दे रहा हूं सबको, कर लेना इस्तेमाल हो सके तो, झगड़े से बच जाएंगे। कि रूठी हुई अगर हो बीबी पति का काम मनाना, भूखी हो तो बना के खाना, अपने हाथ खिलाना, इसमें तनिक न मानो हार, समझो पड़ गया घी शक्कर में। इसमें तनिक न मानो हार, समझो पड़ गया घी शक्कर में। मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में। जी। तकरार से शायद सुरेंद्र दुबे को कुछ याद आ रहा है।
पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, कॉमन बात है। मेरी पत्नी जब मुझसे लड़ती है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, ये अगर झूठ बोल रहे हैं ना तो इन्हें अभी उठा ले, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे विधवा कर दे। नहीं, मियाँ बीवी की तकरार में कई बार ऐसा भी होता है। मुझे याद आया एक बार एक आदमी दौड़ते हुए पोस्ट ऑफिस में घुसा। दौड़ते हुए बाबू को अरे उसने कहा हुआ क्या? मेरी बीवी खो गई है साहब, रिपोर्ट लिखो। मुझे दिखता नहीं पोस्ट ऑफिस है, थाने में जा। अरे बोले खुशी के मारे पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाऊँ। तो जीवन में ये तकरार जब इस स्थिति में पहुंच जाए तो और आनंद देती है। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जी। कि ओ नेता चल, ओ नेता चल, ओ नेता चल, ओ नेता चल, तू चले तो तेरे पीछे तेरी फौज डबल। ओ नेता चल, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया लाइन है। ओ नेता चल। राज मद का तुझको बुखार है, जीभ तेरी कैंची की धार है। सुन ओ नेता, तू तो बिजली का तार है, छू गया जो, क्या बात है, छू गया जो पल में फिर वो जाए दूर। उछल ओ नेता चल। बहुत अच्छे। नेता चल। ना तू गदहा ना ही शेर है, ना तू गदहा ना तू शेर है, आधा तीतर आधा बटेर है। ना तू गदहा ना ही शेर है, आधा तीतर आधा बटेर है। सुन ओ नेता, तू तो मलबे का ढेर है, गंगा जी के भारत में है तू नाली का जल। ओ नेता भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। असली घी है ना ही तेल, तू जाने कितनी चीजों का मेल तू। सुन ओ नेता, क्या बात है, बन गया है ढंढेल तू, खा गया जो स्वाद में पल में जाए निकल। ओ नेता चल, ओ नेता चल। आखिरी पंक्तियां। तू मगर है पानी वाला, अच्छा, जानवर है कैसा निराला। तू मगर है पानी वाला। ओ नेता, तू तो अजगर है काला, सामने तेरे आज है भारत फिर भी रहा निगल। ओ क्या बात है। चल, ओ नेता चल, नेता चल, हो नेता चल। भाई वाह वरुण क्या चतुर्वेदी, बात है। क्या बात है। मियाँ बीवी की तकरार में आपने एक पंक्ति बड़ी लाजवाब कही थी कि अगर तकरार न हो तो खाना पचता नहीं है। हाँ। मुझे याद है एक बार एक आदमी एक रेस्टोरेंट में गया और वेटर को आवाज लगा, इधर आ। बोले क्या साहब? बोले 4 जली हुई रोटी ला, 2 एक कच्ची भी हो, दाल में कंकड़ हो, बिना पके हुए आलू की सब्जी ला, पानी जैसी एकदम, यहाँ ला के परोस। और जब मैं खाऊं तो पास खड़ा होकर 3-4 गालियां सुना। बोले साहब ये कैसी डिमांड है? बोले आज बीवी की बहुत याद आ रही है यार। तो जब पत्नी की याद आती है तो आदमी इस तरह की हरकतें करने लगता है। और जहां तक आपने नेताओं की बात कही, सचमुच देश के नेताओं का हाल ऐसा हो गया कि ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन भ्रष्ट नेताओं का हो काम तमाम, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका
फिर से उसी कार्यक्रम में जहां पे आप आते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि खुद ही कह बैठते हैं वाह वाह क्या बात है। शैलेश, ये दिल टूटना किसे कहते हैं? भाई दिल तोड़ना किसे कहते हैं? भाई Valid जब question आपके है। दिल में कोई ऐसी चीज हो जिसे आप करना चाहें हाँ। और सामने वाला किसी कारणवश इनकार कर दे, तब आदमी का दिल टूट जाता है। लेकिन दिल टूटने पे और कुछ हो ना हो, लेकिन गीतों का सृजन होता है और आदमी कुछ ऐसे गीत लिखता है जो कालजयी होते हैं, जो अमर हो जाते हैं। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जो उत्तर प्रदेश सहारनपुर में रहते हैं और उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे गीत लिखे जो निश्चित तौर पे हिंदी कवि सम्मेलनों की परंपरा के अंदर अपना अलग योगदान रखते हैं। हम एक ऐसे ही गीतकार को बुलाना चाहते हैं जो दिल टूटने का दर्द भी अपने गीतों में जिस अंदाज से बयान करता है कि लोग कह बैठते हैं वाह वाह, वाह क्या बात है। बात है। आइए मिलते हैं राजेंद्र से। राज जी, आपका एक सिग्नेचर गीत है, केवल 2 गीत लिखे मैंने, तो मैं चाहता हूँ एक बंद अगर उस गीत का आप हमारी जनता तक पहुंचा देंगे तो बड़ा खूबसूरत बात होगी। मैं आपके आदेश का पालन करते हुए गीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। केवल 2 गीत लिखे मैंने, वाह वाह। एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का। क्या बात है। केवल 2 पंक्तियां सुने कि सड़कों सड़कों शहरों शहरों नदियों नदियों लहरों लहरों विश्वास किए जो टूट गए, कितने ही साथी छूट गए। पर्वत रोए सागर रोए, नैनों ने भी मोती खोए। क्या बात है। सौगंध गुथी सी अलकों में, गंगा जमुना सी पलकों वाह। में। केवल 2 स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का। भाई वाह, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, क्या बात है। कुछ देश के बारे में बातें हुई हैं, तो ये देश चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि पर्वों का देश है हमारा देश जी। लेकिन एक त्योहार ऐसा है, वो त्योहार 5 वर्षों में एक बार आता है। वो त्योहार है चुनाव का जी। इस त्योहार पर वो लोग पिछले दिनों में चुनाव से पहले कहीं इधर उधर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वो फिर हमारे बीच में आ जाते हैं, हमारी अदालत में पहुंच जाते हैं हाथ जोड़ते हुए। लेकिन उनकी सच्चाई क्या है, ये मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। स्वागत है। आने वाले हैं, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। क्या बात है। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। पंक्तियां देखें। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासियां उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, 2 को 7 कहा जाएगा। आने वाले हैं, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। और ये पंक्तियां और भी आपको आनंद देंगी जी। कि शब्दों शब्दों आहें होंगी, क्या बात। लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। बाहर बाहर सज्जन होंगे, क्या बात। भीतर भीतर रहजन होंगे। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे,
झुकने की सीमा लांघेंगे आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में भाई, क्या बात है। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। अंतिम पंक्तियां गीत की जी सबसे तल्ख पंक्तियां हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो ऐसे लोग हैं उनके लिए कहा गया, स्वागत है। उनकी चिंता जग से न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी, कुर्सी है तो भी खलकामी, बिन कुर्सी के भी दुष्कामी, कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदिया कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, वाह वाह। सब कुछ अपना दाव लगाए, आने वाले हैं जुआरी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव। क्या बात है, वाह वाह वाह। मित्रों, कविता का धर्म चेहरे पे मुस्कुराहट लाना जरूर है, कविता का कर्म भीतर खुशी पैदा करना जरूर है, लेकिन कविता का कहीं कर्तव्य ये भी है कि हम अपने मनोभावों को इस ढंग से व्यक्त कर दें जो शायद दुनिया की और किसी विधा में संभव नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। का कर्तव्य है कि हम इस विधा के उन कलाकारों का, उन कवियों का इस मंच पे सम्मान करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस विधा के लिए लगाया और लोकानुरंजन के क्षेत्र के अंदर अपने शब्दों के द्वारा बिना किसी फूहड़ता और अश्लीलता के लोगों के दिलों में जगह बनाई। आइए इस खुशी में आप भी शरीक होइए जब हम मिलके स्वागत करें आज इस मंच पे राजेंद्र राजन का और उनका सम्मान करें। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। जब भी हम किसी कवि का सम्मान करते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य उपस्थित रहता है। जो बायोलॉजिकल फैमिली है राजेंद्र राजन जी की, उनमें से तो कोई इतनी बड़ी दूर से यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे कवि मित्र हैं जो राजेंद्र जी के अनुज भी हैं और स्वयं खूब अच्छी गजल भी कहते हैं। वो राजेंद्र जी से जुड़े हुए हैं। आइए मिलते हैं उनसे। पूरण पंकज, जरा जोरदार तालियां बजाएं। पूरण, राजेंद्र जी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत वर्षों पहले मेरे ख्याल से तुम उस कॉलेज में पढ़ते थे, राजेंद्र जी कवि सम्मेलन के लिए आए थे। कोई उसकी याद जुड़ी हुई है? जब राजन जी बिल्कुल जवान थे और मैं बीए में पढ़ता था रुड़की के कॉलेज में, उस समय एनुअल फंक्शन में राजन जी आए थे कॉलेज में। हाँ, और इन्होंने वहाँ पर एक गीत सुनाया था। मैं उस गीत की 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर सुनाएं। मैं पात पात झर गया वसंत लाने के लिए, मैं पात पात झर गया वसंत लाने के लिए, मैं रात रात भर जगा तुम्हें भुलाने के लिए। क्या बात है, हाय हाय भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। राजेंद्र राजन की प्रेरणा से एक कॉलेज का स्टूडेंट कवि बन जाता है जिसका नाम पूरण पंकज होता है और खुद वो गजल कहने लगता है। ये किसी गीतकार की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मैं जानता हूँ भीतर का दर्द, भीतर की संवेदना और भीतर का वो कारुणिक धरातल जो कहीं ना कहीं कविता उपजाता है, उस धरातल पे खड़े होकर राजेंद्र राजन जब गीत पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि हमें ऐसे ही कवि देश को चाहिए जो न केवल अलग जगाएं लेकिन आपके भीतर कुछ इस तरह घर कर जाएं कि आप उनके गीतों को करें सलाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है। वाह वाह, क्या बात है। मैं जहां हंसी ठहाके खुशियां मुस्कुराहट तो है ही, लेकिन उसके साथ कविता का एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा रूप है, ऐसा कमाल का कविता की परंपरा है कि लोग जिसके लिए खुद ही कह बैठते हैं वाह वाह, क्या बात है। भाई कविता की हमारी परंपरा देश के अंदर सदियों से चली आ रही है। हाँ। हर व्यक्ति कवि है कहीं ना कहीं। जो हमारे ट्रक वाले क्या कमाल की कविताएं करते हैं। ट्रक के पीछे मैंने एक कविता पढ़ी थी। अच्छा, सुनाइए सुनाइए जरा, सुनाइए। क्या? तू मेरे आगे मैं तेरे पीछे, तू मेरे आगे मैं तेरे पीछे, संभाल जरा हॉर्न मार। क्या बात, बहुत अच्छा। अब इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है जो इन्हें समझ में नहीं आया कि भाई जब तू आगे है और मैं पीछे हूं तो हॉर्न वो कैसे मारेगा? हॉर्न तो पीछे वाले को ही मारना पड़ता है। खुद ही अपने आप को कह रहा था संभाल जरा हॉर्न मार। जी जी, क्या बात है भाई, क्या बात है। इससे पहले कि इनकी ऐसी और कविताएं उपजें, आइए हम उन्हें सुनते हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, फर्क इतना है
वो घायलों को ढोती है और तुम घायल करती हो। आंखों से आंसू की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो। अगर दिल न लगे कहीं तो आ जाओ मेरे घर की सफाई कर दो। जिंदगी ने दिए बड़े धोखे, जिंदगी ने दिए बड़े धोखे। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। छम छम करती चांदनी, टिम टिम करते तारे। छम छम करती चांदनी, टिम टिम करते तारे। कोई भी SMS नहीं करता, बेशरम हो गए सारे। तो भाई ये हमारा आम आदमी है जो कमाल की कविता करता है। सीसी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं टाइप की जो कविताएं हैं, ये बड़ी कमाल की कविताएं हैं। ये शुरुआत है, और शुरुआत ही जाके सुरेंद्र दुबे बनती है, वरुण चतुर्वेदी बनती है, गोपीनाथ उपेक्षित या चर्चित बनती है। और ये शुरुआत जीवन में करनी बड़ी आवश्यक होती है। तो आइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे जो हम आपके सामने आज के छुपे रुस्तम को लेकर आ रहे हैं, वो वैसे तो पढ़ाती हैं, प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं, दिल्ली में रहती हैं, लेकिन हास्य कविताएं करती हैं। आइए मिलते हैं उनसे जो कहती खुद को तनहा है, लेकिन आज सारे जमाने के सामने अपनी कविताएं पढ़ने वाली हैं। बलजीत कौर तन्हा। नमस्कार, मैं एक महिला हूँ और शादीशुदा महिला जब तक अपनी सास ननद की बात न कर ले उसे मजा ही नहीं आता। करेक्ट? तो सास ननद की करते हैं बात, यहीं से करते हैं शुरुआत जी। एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी गए पड़ोस में। पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। पंडित जी ने कहा, जिसने स्वर्ग जाना है मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। अच्छा। और फिर पंडित जी ने ज्यों ही ओम का जाप लगाया, मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी सब ने अपना हाथ उठाया। मैंने देखा इधर उधर, तत्काल अपना हाथ नीचे लगाया। मैंने सोचा चतुराई से काम लेने का जमाना है। ये सारी स्वर्ग चली गई तो मेरा स्वर्ग तो यहीं हो जाना है। शैलेश जी, ये तो थी सास की बात जी। और अब सास के बेटे की बात बताती हूँ। ओहो, सास का बेटा यानी मेरा पति जी। अभी कुछ दिन पहले होली गुजरी और क्या होता है कि होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब चुड़ैल अपने असली रूप में नजर आती है। एक मिनट, इतना अग्री, वाह 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 वाह। मतलब आप अपनी पत्नियों के लिए ये सोच रखते हैं? पति है, उसकी व्यक्तिगत पत्नी है, वो कैसे भी सोच रख सकता है। तो ठीक है, अब मैं अपने पति की समझदारी बताती हूँ जिन्होंने मुझे चुड़ैल कहा। हाँ जी। जब मेरा पुत्र पैदा होने वाला था तो मेरे पति को कुछ काम था और वो मुझे हॉस्पिटल छोड़कर अपनी जॉब पर चले गए। अब नर्स ने उन्हें फोन घुमाया और बोली, सर मुबारक हो, आपके घर में पुत्र पैदा हुआ है। सुनते ही मेरे पति सकते में आ गए। बोले, हैं? टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि पत्नी तो हॉस्पिटल में है, पुत्र घर में पैदा हो गया। अच्छा, यही घटना दूसरी बार हुई तो मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा, सिस्टर इस बार आप ये मत कहना कि आपके घर में पुत्र पैदा हुआ, कुछ और कह देना। तो नर्स ने फोन घुमाया, बोली, सर बधाई हो, आप एक बेटे के पापा बन गए। तो मेरे पति बोले, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, आप मेरा एक काम कर दीजिए। वो बोली, क्या? बोले, मैं बेटे का पापा बन गया हूँ, ये बात मैं ही आकर अपनी पत्नी को बताऊंगा और सरप्राइज दूंगा, आप मत बताना। शादी के बाद जब मेरे पति से हुई पहली बार लड़ाई, मैंने भी मायके जाने के लिए अटैची लगाई और अपनी मम्मी को फोन घुमाया, पति से हो गई लड़ाई ये बताया। तब मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया, बोली, बेटा पति से लड़ने के बाद कभी मायके नहीं आना, जिसने तंग किया उसी को सताना, जब जब तेरा पति तुझसे लड़े मुझे 6 महीने के लिए अपने घर बुलाना। बहुत अच्छे। गुड आइडिया। और शैलेश जी, उस दिन के बाद से अब जब भी घर में लड़ाई होती है पति को गुस्सा आता है, बोले, बलजीत मैं तुझे बताऊं, आऊं? मैं कहती हूँ माँ को फोन घुमाऊं। बुलाऊं? बहुत अच्छे। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। मेरे पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले, हे भगवान, तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे बुला ले। अब मैं कौन सी कम थी, मैं बोली, हे भगवान, मैं भी तंग आ गई हूँ ऐसे पति से, तू मुझे उठा ले। पति फौरन बोले, भगवान जी मेरी एप्लीकेशन रहने दे, पत्नी की लगा ले। खैर, हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं और हम दोनों एक दूजे से नहीं
उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसी चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कोई नहीं जो दूसरे को हंसाता है। वाह 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 वाह, क्या बात भाई, बहुत बढ़िया। बलजीत को और तन्हा आपने अपनी अंतिम पंक्ति जो लाजवाब कही कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो दूसरे को हंसाता है, लेकिन हमें खुशी है कि खुदा ने हमें इस काम का निमित्त बनाया, हमें इस काम का माध्यम बनाया कि हम दूसरों को हंसाते हैं। एक क्षण पहले तक ये छुपा रुस्तम थी और ये अपने आप को तन्हा कहती हैं। आज तक शायद आप तन्हा होंगी बलजीत, लेकिन अब आप तन्हा नहीं हैं, आपके साथ एक काफिला है, आपके साथ काफिला है इन करोड़ों दर्शकों का, आपके साथ एक कारवां है इन ढेर सी उठती तालियों का जो हर घर में बज रही हैं और मुझसे कह रही हैं कि शैलेश जी देर किस बात की, बलजीत को और तन्हा को आज के छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दीजिए। हम जोरदार तालियां बजाते हैं। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। अब आपके आसपास जब भी कहीं गम नजर आए उसको सीना ठोक के कहिए कि ऐ गम चला जा यहाँ से, तेरी क्या औकात है। हम गम से घबराने वाले नहीं, क्योंकि हम वो कार्यक्रम देखते हैं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शैलेश टोढ़ा और मैं जानता हूँ कि मेरे आते ही आप पूरे परिवार के साथ तैयार होकर बैठ गए टेलीविजन सेट के सामने और अब कह रहे हैं कि भाई एक बार शैलेश जी के साथ मिलकर कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। हंसी का कोई आकार नहीं होता, आप जब भी हंसें बस इस तरह से हंसे कि सामने वाले की खुशी में शरीक हो जाए, इस तरह से न हंसे कि सामने वाले को बुरा लगे। जैसे एक दिन 1000 रुपए के नोट ने 1 रुपए के सिक्के से कहा कि यार तेरी क्या औकात है, तू कहाँ मैं कहाँ, मैं 1000 रुपए का नोट तू 1 रुपए का सिक्का। और देख आदमी बड़ा वही होता है जो ज्यादा बकबक न करे। जैसे मैं 1000 का नोट अगर मैं गिर जाऊं तो बिल्कुल आवाज नहीं करता, लेकिन तू 1 रुपए का सिक्का जब गिरता है तो कितनी आवाज करता है, क्योंकि तू हल्का है, छोटा है। सिक्का मुस्कुराया और कहने लगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बड़े हैं 1000 रुपए के नोट साहब, लेकिन मंदिर में जब भी चढ़ाए जाते हैं तब तक पूरे नहीं होते जब तक मैं आपसे मिल न जाऊं। न कोई आकार से छोटा होता है, न कोई मूल्य से छोटा होता है। लेकिन आज यहाँ पे कई आकार प्रकार के कवि आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं उन्हें बुलाता हूं जिनका आकार आप देखना चाहते हैं। आइए जरा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फुल साइज की खूबसूरती के साथ आप सबका स्वागत है आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। एक मिनट, ये खूबसूरती का साइज कैसे होता है? फुल साइज और हाफ साइज मतलब कैसे? ऐसे। ये खूबसूरती का साइज है तो लगभग बेवकूफी का साइज भी यही है। स्वागत है आपका इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। लेकिन हमारे ये जो कवि है अलग अलग ढंग से किस तरह से बात करने वाले, जरा नजर डाल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है। अच्छा। और मुझे हिदायत देती है कि पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। बहुत अच्छे, बढ़िया है। जैसे ही हम कवि सम्मेलन के पंडाल में उत्पन्न हुए तो श्रोता हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर बेहद प्रसन्न हुए। वाह क्या बात है। एक बोला अब ये तो पूरा डायनासोर है, दूसरा बोला लेकिन जुरासिक पार्क वाले से कमजोर है। हाँ। तभी एक आवाज आई, क्यों जी ये काम क्या कर पाता होगा? किसी ने उत्तर दिया, हाथी तोलने के काम आता होगा। हाथी तोलने के काम आता होगा। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं, और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। वाह 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 वाह। भूखे भेड़िए सा जो डिनर पर टूट पड़े, अच्छा, उसे अजनबी अनजान कवि मानिए। एक प्याली चाय से हो जिसकी थकन दूर, उसे मन मौजी मेहमान कवि मानिए। माइक पे आते ही जो
पानी का गिलास मांगे, उसे साधु संत या सुजान कवि मानिए। टुल्लू हो के मंच पे जो गेंडे सा पसर जाए, उसे आप देश का महान कवि मानिए। आपने देखा होगा शैलेश जी, कई बार की शादी के समय क्या होता है, दूल्हा रिसेप्शन के समय पहले आकर बैठ जाता है, दुल्हन बाद में आती है। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि कोई बात नहीं, दूल्हा तो आके बैठ गया, दुल्हन भी आ रही है, माला पहनाएगी, लेकिन दुल्हन के साथ में 3-4 लड़कियां आ रही है, ये क्यों आ रही है, इनका क्या काम है? मैंने कहा देखो, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही होती है, नक्शे में आसपास के खाली प्लॉट भी तो दिखाने पड़ते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे जो आज हमारे साथ होंगे, हमारे 3 कवि मित्र जो करेंगे कुछ ऐसा कि जिनके लिए आप कहेंगे भाई उन्होंने कमाल कर दिया। हमारे साथ आज हमारे तीसरा कहाँ गया? आप दो ही, नागर जी और असीम जी दो ही लोग बैठे हैं हमारे साथ, एक तीसरे व्यक्ति भी आने वाले थे। नहीं, यहाँ तो दो ही हैं हम अभी। आप तो खुश हो रहे हैं जैसे उनका पेमेंट भी हमको मिल जाएगा। असीम जी कहाँ गए वो दूसरे कवि जी? नहीं, मैंने देखे ही नहीं आते हुए। समझ में आया, ये भी चक्कर आकार का ही है। असीम जी जरा इधर से रखिए, आप इधर से रखिए। हाँ, ये देखो यार असीम जी, यार आप हद करते हैं यार। आपको पता ही नहीं चला कि एक जिंदा आदमी आपके नीचे आ गया है। मैं कभी से चिल्ला रहा था कि भाई साहब अलग हटिए, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। इन्होंने सुना ही नहीं? पर इन्होंने सुना ही नहीं। मुझे तो लगा आज अनारकला दीवार में जिंदा चुन गया। दोनों जब आप साथ में बैठे हैं तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि हद नहीं। बहुत 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 बढ़िया लग रहे हैं भाई। अनिल असीम, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। हाँ, इनकी भी देखिए कोई सीमा है। ये असीम है और जो पास में बैठे हैं वो तो है। और आप जब तक हैं तब तक ठीक है, लेकिन नंदकिशोर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है शैलेश जी जी कि ये 1000 का नोट है और मैं इनके पास 1 रुपए का सिक्का हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये 1000 का नोट है और ये 1 रुपए का सिक्का है और पास में बिंदु लगा के यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए जिन्हें दक्षिणाएं लेनी है। मतलब ये दोनों ही आपको प्राप्त होने हैं। अशोक, नागर जी भाई हमारे साथ हमारे तीनों कवि मित्र हैं जो आज यहाँ पे तहलका मचाने वाले हैं। मैं सबसे पहले किसे बुलाऊं? नंदकिशोर अकेला जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप आ जाएं, क्योंकि आप जिस पहाड़ के नीचे से निकल के आए हैं, आपका स्वास्थ्य कितनी देर ठीक रहे मैं भी नहीं जानता। इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो, आप जरा आ जाए भाई। नंदकिशोर अकेला जी, जरा जोरदार तालियां। दुबले पतले आदमी की बड़ी विचित्र समस्याएं होती है भाई साहब। कदम कदम पे खतरा रहता है, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है। अच्छा। और मुझे हिदायत देती है कि पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। बहुत अच्छे, बढ़िया है। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए, आखिर मैं उसका पति हूँ। हाँ, कैसा भी हूँ तो क्या हो गया। हाँ, उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं। ओहो। हालांकि चुटकी भर हूँ। देखो, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है जी। और किसी को ऐसा पति मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि वो रोज मुट्ठा भर भर के माथे पे सिंदूर लगाए। पर मेरी दुबली पतली काया की वजह से सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं भाई साहब। जहाँ भी जाता हूँ लोग हंसते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। ये अंजलि जी तो अभी भी देख रही है। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहाँ भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी, अरे देख देख कैसा लड़का जा रहा है, सूखे गन्ने जैसा। तो जो मेरी काया देखकर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए 2 पंक्ति कहता हूँ जी। स्वागत है। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? ओहो। हाँ, मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं ऐसा ही बकता हूँ। अच्छा। और तो क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे गन्ने में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। वो क्या है?
कि दुबले पतले आदमी को एक तो जोश बहुत आता है। बहुत। वो खली पहलवान को आपने देखा होगा, हाँ। बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखो, उसका वजन है 220 किलो और मेरा वजन है 20 किलो 200 ग्राम। तो अब कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। बिल्कुल। आपको पता होगा एक इंटरनेशनल कुश्ती में खली एक पहलवान से हार गया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अपने देश के पहलवान को कोई विदेशी हरा दे, और वो भी मेरे होते हुए। इस घटना का ऐसा हुआ प्रभाव कि आओ देखा ना ताओ, मैं भी पहुंच गया इंटरनेशनल कुश्ती में। लड़ने नहीं, देखने। और वहां जाकर मैं भी दर्शकों के बीच में एक कुर्सी पर बैठ गया। सामने रिंग में एक पहलवान खड़ा खड़ा ललकार रहा था, पर कोई भी उससे लड़ने नहीं जा रहा था। अच्छा। जब बहुत देर हो गई तो दर्शक बोर हो गए, हंगामा करने लगे, कुर्सियां उठा उठा कर रिंग की तरफ फेंकने लगे। तो मेरे पड़ोस वाले दर्शक ने भी जोश में आकर एक कुर्सी उठाकर रिंग की तरफ फेंक दी। अब उसे पता ही नहीं था कि उस कुर्सी में मैं भी था। बहुत अच्छे। अब वो पहलवान भी मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। बोला, मच्छर तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा, यार आया कौन, मुझे तो यहाँ फेंका गया। वो बोला, चल तैयार हो जा लड़ने के लिए। तो मैंने भी कह दिया, तू भी तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए। ओहो। वो बोला, कैसे? मैंने कहा, ऐसे, तू मुझे हाथ भी लगाएगा तो मर्डर के केस में फंस जाएगा। बहुत अच्छे। इतना कहकर मैंने उसकी गर्दन अपनी दोनों बाहों में जकड़ ली। दर्शक तालियां बजाने लगे कि वाह, इसने तो पहलवान की गर्दन पकड़ ली। पर भाई साहब, मैं तो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, पहलवान तुझे जीतने के कितने डॉलर मिलेंगे यार? वो बोला 25,000। मैंने कहा, अगर तू हार गया इस बार तो मैं तुझे डॉलर दूंगा 50,000। ओहो। तो वो अपना हित जान गया, मेरी बात तुरंत मान गया। फिर तो मैंने भी खूब घूंसे जमाए। अच्छा। खूब लातें चलाई। हालांकि ऐसा करने से चोटें तो मुझे ही आई। बहुत अच्छा। उसका क्या बिगड़ना था, वो तो पत्थर जैसा था। पर देश की इज्जत का सवाल था, खली की हार का बदला लेने का भी ख्याल था। इसलिए मैंने खूब घूंसे जमाए, खूब लातें चलाई, और मारते मारते जब मैं हो गया अधमरा तो मेरी हालत देखकर वो पहलवान भी डरा। उसने सोचा ये यूं ही मारता रहा तो सचमुच मर जाएगा, मेरा पेमेंट भी डूब जाएगा, मुझे अंदर भी करवाएगा। तो वो बेचारा तुरंत नीचे गिरकर ढेर हो गया। मैं भी उसकी छाती पर चढ़कर शेर हो गया। दर्शक चकित हो गए, बोले इसने गजब करामात कर दी, और खुश होकर सबने मुझ पर डॉलरों की बरसात कर दी। हाय 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 हाय, क्या बात है। पर भाई साहब, यहीं खत्म नहीं हुआ ये किस्सा। शाम को होटल में आ गया मांगने वो अपना हिस्सा। मैंने कहा, अरे तू पहलवान ही रहेगा या कभी अकल से भी काम लेगा? अरे रिंग में जो हुआ वो परिस्थितियों का दबाव था, वो तेरा दाव था और ये मेरा दाव था। भाई बहुत अच्छे। और मेरी अक्ल के इस दाव ने तेरी ताकत को धूल चटाई है। अरे अकल के दुश्मन, अकल ने तो हमेशा ही ताकत पर विजय पाई है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे भाई कमाल कर दिया नंद किशोर अकेला जी, आपने कमाल कर दिया, क्या बात है। और सबसे बड़ी चीज जो है, बहुत मुश्किल होता है स्वयं पे हंसना, लेकिन आपने खुद पे हंस के जो सारे जमाने को हंसाने का काम किया है, उससे बेहतर क्या हो सकता है। यही सच्ची इंसानियत है। नंद किशोर अकेला जी, क्या बात। लेकिन आपने अपना ये जो तखल्लुस है अकेला क्यों रखा हुआ है? दरअसल क्या है भाई साहब, मेरी पत्नी को भी मेरे नाम की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या है, महिलाएं आपस में बैठती है तो एक दूसरे को अपना परिचय देती है जी। बोले मेरे पति नागर जी हैं, एक बोलती है मेरे पति वसीम हैं, तो मेरी पत्नी भी बोल देती है कि मेरे तो पति अकेला है। तो सुनकर उन औरतों को बहुत गुस्सा आता है कि अरे वावरी, तेरे अकेला है तो हमारे कोई दो दो चार चार है क्या? तब मैं उनसे बोला कि चाहे कोई भी नाराज हो जाए, मैं तेरा पति अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नंद किशोर जी की पत्नी कहती है कि हमारा पति अकेला है, तो अनिल जी की पत्नी कहती होगी अगर ये अकेला है तो ये तो बहुत सारे हैं। मतलब आपके भौगोलिक आकार प्रकार की वजह से मेंटेन कैसे होता है ये? भाई साहब, एक बार तो ये हुआ कि मैं बैठा हुआ खाना खा रहा था। मैंने साहब रोटी खाई, एक डॉक्टर उधर से जा रहा था, वो रोटी गिनने लगा। मैंने 20 रोटी खा ली, कड़ा उठाया, पानी पी लिया। डॉक्टर कहने लगा, भाई ये क्या, तुम खाना खाने के बाद पानी पीते हो? तो मैंने कहा, और क्या खाना खाने के पहले पानी पीते हैं? बोले नहीं, बीच में पीते हैं।
मैंने कहा लाओ बे लाओ 20 रोटी और ले आओ, हम पानी को बीच में करे ले रहे हैं। ऐसे मेंटेन कर रहा हूँ 40-40 खा के एक बार में। चलिए भाई, अनिल असीम जी ने ये जो वृत्त है, ये जो उदर है, ये बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से मेंटेन किया है, और हम चाहते हैं कि ये जो मेंटेन किया हुआ उदर है, इसके कुछ राज हमें आके बताएं। तो अनिल असीम जी जो बहुत जोश के साथ कविताएं पढ़ते हैं और सारी दुनिया को हंसाते हैं, आइए बुलाते हैं उनसे। आइए अनिल असीम जी, आइए। जितनी कृपा भगवान की मुझ पे है उतनी मेरी पत्नी पे भी है। मतलब आप ये मान के चलें कि दोनों पहिए ट्रैक्टर के ही हैं। अच्छा। इसलिए गाड़ी ठीक चल रही है। वेरी गुड। अब साहब हुआ क्या कि मैं एक कवि सम्मेलन में चला गया और घर पे चोर आ गया। पत्नी ने भाग के चोर को पकड़ लिया और उसके ऊपर बैठ गई। अब बेटे से बोली जा बेटे पुलिस को बुला ला। वो इधर उधर देखने लगा, बोले जल्दी जा, क्या कर रहा है? बोले मम्मी चप्पल नहीं देख रही, चप्पल देख रहा हूँ। चोर बोला भैया चप्पल मेरी ले जा, पर चला जल्दी जा। पहले मैं बिल्कुल नंदकिशोर जी की जगह पतला तुबला शरीफ आदमी था। हुआ क्या कि जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहाँ सबने कुत्ते पाल रखे थे, तो शौक किया मैंने भी एक कुत्ता पाल लिया साहब। अच्छा, मैं तो पतला था ही, मेरा कुत्ता भी पतला। सारे मोहल्ले कुत्ते से भौंकते थे, कुत्ते की बड़ी बेइज्जती होती थी। अच्छा। मुझे बड़ा बुरा लगता था साहब। तो मैं कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब हमारा कुत्ता बहुत पतला है, हम इसे मोटा करना चाहते हैं। बोला जी हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये 2 गोली ले जाओ दे देना। तो डॉक्टर ने मुझे एक पाइप दिया, बोले पाइप ले जाओ, गोली पाइप में रखना, कुत्ते के मुंह में पाइप लगाना, फूंक मार देना, गोली अंदर चली जाएंगी। अब भाई साहब इससे पहले कि मैं फूंक मारता, कुत्ते ने फूंक मार दी। तो जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारी टिप्पणियां मुझ पर होती हैं जी, मैंने उन सारी टिप्पणियों को जोड़ा और एक ये प्रयोग किया कि एक कविता का रूप उन्हें दिया। जी सुनाएं। आप मन में ये बात रखें कि मैं एक कवि सम्मेलन में गया और वहाँ लोगों ने देख के मुझे कुछ टिप्पणियाँ की। स्वागत है। कि जैसे ही हम कवि सम्मेलन के पंडाल में उत्पन्न हुए तो श्रोता हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर बेहद प्रसन्न हुए। एक बोला अब ये तो पूरा डायनासोर है, दूसरा बोला लेकिन जुरासिक पार्क वाले से कमजोर है। तभी एक आवाज आई, क्यों जी ये काम क्या कर पाता होगा? किसी ने उत्तर दिया, हाथी तोलने के काम आता होगा। हाथी तोलने के काम आता होगा। इसी बीच एक श्रोता ने शंका जताई कि भगवान ही जाने आज कवि सम्मेलन कैसे हो पाएगा, इसके मंच पे चढ़ते ही मंच टूट नहीं जाएगा। तो हमने उस श्रोता को अपने पास बुलाया, उसे बड़े प्यार से समझाया कि आराम से बैठो दोस्त, मंच नहीं टूटेगा, हम पूरी तसल्ली करके आए हैं। आयोजकों ने थोड़ी देर पहले इस मंच पे हमें एक रस्सी में बंधे हुए 24 हाथी बिठा के दिखाए हैं। ओहो। इस मंच के तख्ते भारतीय जनता की तरह सिर्फ थोड़ा सा चरमराते हैं, लेकिन बोझ कितना भी हो सारा सह जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। इसी बीच एक श्रोता एक बाल्टी में दूध लेकर आया, दूध, और हमारे फूले हुए पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला, उस दिन तो हमें मौका ही नहीं मिल पाया, आज हम सबके सामने आपको दूध पिलाएंगे। और गणेश जी ने वास्तव में दूध पिया था, सबको दिखाएंगे जी। हमने सोचा दूध पीते पीते आज हम निबट जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही श्रोता दूध लाया है, इसका देखे देखे सारे श्रोता दूध लाएंगे। इतना दूध हम कैसे पचा पाएंगे, क्योंकि हम पत्थर के नहीं चलते फिरते इंसान हैं, और फिर हम आदमी हैं, वो भगवान हैं, इनका क्या, ये तो भारतीय जनता के लोग हैं, इन्हें अंधविश्वास जैसे हजारों रोग हैं। ये धर्म के नाम पर दूध क्या, खून भी नालियों में बहा सकते हैं, और देवताओं की खातिर दूध मुँहे बच्चों को भूखा सुला सकते हैं। वाह वाह। यही सब सोचकर हम जान बचाकर भागने लगे, और जब भागने का रास्ता नहीं मिला तो मंच के चक्कर काटने लगे। अच्छा। हमें मंच के चक्कर काटता देख एक श्रोता बोला, अबे देख सड़क कूटने का इंजन स्पोर्ट कार की तरह रेस लगा रहा है। दूसरा बोला रेस वेस कुछ नहीं, ये इन सारे कवियों का बेवकूफ बना रहा। अच्छा। तू ही बता कवि सम्मेलन के पंडाल में कोई रेस क्यों लगाएगा? इसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, ये किसी ना किसी कवि की चप्पल चुराएगा। ये सुनते ही हम बोले कि क्या बात करते हो दोस्त, क्या हम इन गरीब कवियों की चप्पल चुराएंगे? अगर चप्पल ही चुरानी है तो किसी मंदिर या मस्जिद में जाएंगे। वो बोला वहाँ आपको जूते या चप्पल कहाँ मिल पाएंगे? असीम जी, जूते और चप्पल आजकल संसद और विधानसभाओं में चलाए जाते हैं। क्या बात है? मंदिर मस्जिदों में आतंकवादी पाए जाते हैं। वाह 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 वाह। मंदिर मस्जिदों में आतंकवादी पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वहाँ मत जाइएगा, वरना आपको भी मिलेंगे AK-47 के धमाके और नेताओं के नारे,
क्योंकि आजकल पूजा के नहीं राजनीति के काम आते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। वाह वाह वाह। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। इसीलिए बेमतलब की बातों को छोड़िए, काम की बात पे आइए। इस फूले हुए पेट के लिए कौन सी चक्की का खाते हैं ये बताइए। हमने कहा कौन सी चक्की बताएं यार, हम तो भ्रष्टाचार की चक्की में पिसे हुए अभावों की रोटी खाते हैं। हमें खाने के लिए गेहूं, चावल, दाल और चना कहाँ मिल पाते हैं। क्या बात है। वो बोला फिर क्या घास खाकर इस कदर फूल रहे हैं। हमने कहा आप शायद भूल रहे हैं कि घास तो आजकल कुछ खास किस्म के जानवर खाते हैं जो बहुत सारी विधानसभाओं के आसपास पाए जाते हैं। क्या बात है। हमें तो तरह तरह के आश्वासनों की खिचड़ी खिलाई जाती है क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिसे खिचड़ी सरकार चलाती है। क्या बात है भाई, बहुत जिसे अच्छे। खिचड़ी सरकार चलाती है। वो बोला बेमतलब की बकवास मत झाड़िए, काम की बात पे आइए। कश्मीर समस्या पे कोई कविता सुनाइए। हम बोले कश्मीर समस्या क्या, किसी समस्या पे कोई कविता नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम कविता सुनाएंगे, आप तालियां बजाएंगे। असली समस्या यही है दोस्त कि आप सिर्फ तालियां बजाते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सौगंध खाते हैं कि अब कविता हम तभी सुनाएंगे जब ये ताली बजाने वाले हाथ गद्दारों के गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। क्या बात है अनिल जी भाई, वाह। आपकी कविताओं के अंदर हास्य की खनक के साथ जो व्यंग की धार थी वो बड़ी जोरदार थी। आपने अपने शरीर से कविताएं निकाली और अपने शरीर की कविताओं को पूरे देश की समस्याओं तक जोड़ दिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। अनिल असीम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, वाह वाह। दोनों ने सुनाया वो अद्भुत है। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति को हम बुलाते हैं जो जिंदगी के आसपास के छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन से हास्य पैदा करते हैं, जो निजी जिंदगी की बातचीत होती है और हमारे देशों में ग्रामीण अंचलों के अंदर किस तरह से बातचीत होती है उसका जो एक अनूठा अंदाज है वो अशोक नागर के पास है। अशोक नागर अपनी जो ये शैली है बातचीत की शैली, उस बातचीत की शैली में हमारे ग्रामीण जीवन को जिस तरह से जिंदा करते हैं, आइए देखते हैं अशोक नागर। ये इनकी कद काठी सब देख रहे हैं, कितना खाते पीते होंगे। एक दिन मिल गए थे अंधेरी में, बोले आओ ना अगर वड़ा पाव खिलाएंगे। मैंने कहा रहने दो। अरे नहीं खिलाएंगे, नहीं माने। होटल में ले गए, इनने ऑर्डर दिया, बोले एक एक वड़ा पाव 2 जगह। 2 ही ने खाया। ये फिर बोले नागर वड़ा पाव तो खा लिए, पैसे तो है ही नहीं, होटल वाले को क्या बोलूं। मैंने कहा एक एक वड़ा पाव और बोल दो। मेरे को तो भाई साहब शैलेश जी ऐसा लगता है कि विधाता को भी टारगेट पूरा करना होगा तो सारी बला इन 2 ही पे टाल दी। जो गीली मिट्टी अकेला के ऊपर डालनी थी वो अनिल जी पे डाल दी। बहुत अच्छे। तो आप देखो कितने अच्छे बैठे हुए हैं। अपने यहाँ सगाई वगाई होती है तो कितने अच्छे से पापा मम्मी बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता सिस्टम। अच्छा। हमारे यहाँ तो शैलेश जी हाट बाजार में ही सगाई हो जाती जी। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है चाय नाश्ते का। लड़के का बाप लड़के का बाप हाट में मिल गया, अब लड़के का बाप लड़की के बाप से बात कर रिया। आपकी लड़की होशियार तो है। नहीं होशियार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ कोई नहीं दिखती थी। अब वो लड़के का बाप पूछ रिया, लड़की गोरी है कि काली? गोरी है, गांव की गोरी है। गांव की गोरी है। और अच्छे। अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। अच्छा लड़की की उम्र कितनी? डबल सरकारी। डबल सरकारी? डबल सरकारी बोले तो 36 की। अरे 36 तो वेट होगा, एज क्या है? नहीं वेट 96, एज 36। वेट 96 है। अब वो फिर बोला, बोले आप भूल रहे हैं भाई साहब, 36 कमर होगी, उम्र क्या है? नहीं कमर 56 है, उम्र 36। लड़की की साइज 4x4 की है। इतनी भारी है, क्या करती है? डाइटिंग करती। यानी कि सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है। नहीं संध्या काल जाती है, पर हाँ प्रातः काल तक लौट आती है। प्रातः काल तक क्यों? क्योंकि पूजा पाठी है। अच्छा लड़की का नेचर कैसा है? घर के सब लोग लड़की से प्यार तो करेंगे, इससे तो पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। अच्छा। जब ये घर के पिछवाड़े बैठ के पढ़ती थी तो गिलहरी बबूल पे नहीं इसी पे चढ़ती थी। अच्छा। हमारी भैंस मर गई तो उसका बच्चा माँ 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 के इसी के 4-5 चक्कर लगाता।
और कन्या सेवा भावी तो इतनी है कि गांव में किसी को भी कोई भारी सामान उठाना हो तो बैलगाड़ी में रखवा के इसी को ले जाता है। अच्छा। मंडी में गेहूं के बोरे तोलना हो और बाट कम पड़े तब भी यही काम आती है। बस थोड़ी शर्माती है। कोई बात नहीं, मेरा मतलब था हमारा बड़ा परिवार है, सबको एक नजर से तो देखेगी, हमको भी एक ही नजर से देखती है, इसकी दूसरी दुकान बंद है। जब लड़के के बाप ने फिर पूछा, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों से प्यार करेगी? हाँ, तो इसके बच्चे भी अभी छोटे ही हैं। और व्यंग की पंक्तियां जिसके लिए आपको हंसाया जी। लड़की के बाप ने कहा कि सोच लो, जमाना खराब है, जैसी भी लड़की है शादी कर लो। पर लड़के का बाप बोला नहीं, बच्चों की मां मेरे घर में हरगिज नहीं चलेगी। लड़की के बाप ने फिर समझाया कि एक बार और सोच लो, समय खराब है, आने वाली औलादें कुंवारी ही मरेगी। अगर भ्रूण हत्या और दहेज हत्या नहीं रुकी ना तो ऐसी लड़कियां भी नहीं मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूं। अगर ये स्थितियां रही तो क्या होगा? स्वागत है। कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, वाह। हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। क्या बात है, बहुत। और ये 4 पंक्तियां सच्ची घटना पे और एक बेटी में कितनी क्षमता होती है, मैं इन पंक्तियों से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 26 जनवरी 2010 की घटना। सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां छोटे छोटे झंडे लेकर के प्लास्टिक के, कागज के और टेम्पू में चढ़ रही थी। उसी समय में उधर से निकला एक आखिरी लड़की, टेम्पू में चढ़ी और एक मन चले लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया कांधे से। यह दृश्य मैंने देखा, मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच हिंदुस्तान की उस बेटी ने जो मन चले लड़के को जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी। हिंदुस्तान की बेटी का जवाब मन चले को देखिए आप। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत बढ़िया ढंग से अशोक नागर जी आपने कविता सुनाई, और सचमुच अंत में जो आपने कहा वो निश्चित तौर पे बड़ा सत्य है कि अगर हम इसी तरह से भ्रूण हत्याएं करते रहेंगे, दहेज हत्याएं करते रहेंगे तो ये दुनिया नहीं रहेगी। और उसी दर्द को आपने अपनी कविता में कहा। तब एक प्रसिद्ध गीतकार हैं, उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आती। वो कहते हैं कि जो दर्द ने कहा वही अश्रु ने सुना है, हमने उसी कथन को तो गीत में बुना है। वो जो दर्द है, वो जो आंसू है, वही गीत बन के जब सामने आते हैं और अशोक नागर अपनी कविताएं सुनाते हैं, अनिल असीम सुनाते हैं या फिर सुनाते हैं नंद किशोर अकेला, मुल्क उसमें कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। और इस मुल्क की ये खासियत है कि चाहे जितने दर्द हों, हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं और हम कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। तो आइए हम मिलकर करते हैं इस मुल्क को प्रणाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों का इतिहास अधूरा है जब तक उसमें अल्हड़ बीकानेरी जी का नाम न हो। एक ऐसे कवि जिनकी छंद शास्त्र पे इतनी अद्भुत पकड़ थी कि लोग उनसे सलाह लेने जाते थे, अपनी गजलों में इस्लाह कराते थे। वो अल्हड़ जी जब मंच पे पढ़ते थे तो सारा प्रांगण तालियों से गूंज उठता था। अल्हड़ जी यदि आज इस दुनिया में होते तो निश्चित तौर पे इस मंच पे होते। अब अल्हड़ जी को तो ईश्वर ने बुला लिया अपने पास, लेकिन हमारे पास छोड़ गए उनकी कविताएं। हम चाहते हैं अल्हड़ बीकानेरी जी के खूबसूरत अंदाज को हम जिंदा करें आपके बीच में, और उनकी कविताएं पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूं प्रवीण शुक्ल को। छंद, शिल्प और कथ्य का यदि इस देश में
कोई एक संगम, एक तीर्थ स्थान हो सकता है तो वो निश्चित रूप से अल्हड़ बीकानेरी होते हैं। वो मेरे रोम रोम में रमे हुए हैं। कुछ देर के लिए ये मान लीजिए उनकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं एक छंद के साथ बात शुरू करता हूँ। स्वागत। उन्होंने 4 अलग अलग कवियों की अलग अलग पहचान बताई। देखिए वो पहचान क्या है जी। कि भूखे भेड़िए सा जो डिनर पर टूट पड़े, अच्छा, उसे अजनबी अनजान कवि मानिए। एक प्याली चाय से हो जिसकी थकन दूर, उसे मन मौजी मेहमान कवि मानिए। माइक पे आते ही जो पानी का गिलास मांगे, उसे साधु संत या सुजान कवि मानिए। टुल्लू हो के मंच पे जो गेंडे सा पसर जाए, उसे आप देश का महान कवि मानिए। अल्लड़ जी देश के एकमात्र ऐसे हास्य कवि थे जिन्होंने अपने हास्य कविता में गीत के कई अंदाज को बांधा। वो शास्त्रीय गायन में भी कविताएं करते थे। उनका एक प्रसिद्ध गीत था, वोट मांगन निकले नेताजी। खास अंदाज में पढ़ते थे। और उनकी एक बड़ी मशहूर कविता जो मेरे ख्याल से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पे पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कव्वाली को हास्य कविता में ढाला। अगर वो ना सुनाई जाए तो फिर क्या बात है। और अल्लड़ जी मुझे याद आता है, प्रवीण तुमने याद दिला दिया, वो कहते थे, मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां, वाह हम कैसे गुजारा करते हैं, होठों से छुआ कर मूंगफली, होठों से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं, होठों से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं। मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। डैडी को लगी? क्या हुआ उसके बाद शैलेश भाई? छत पे बैठे थे लेके मूंगफली का थैला, आ गई सामने खिड़की पे हमारी लैला, हमने सोचा कि उसको कोई निशानी दे दे, अखिले फूल को भरपूर जवानी दे दे, गुफ्तगू की नई तरकीब निकाली हमने, लेकिन एक मूंगफली उस पे उछाली हमने। इससे पहले कि वो उस मूंगफली को लपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां आ टपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां टपके। फिर क्या हुआ? उनका पारा था जरूरत से चढ़ गया ज्यादा, अपनी बंदूक उठा हम पे निशाना साधा, खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, छुप गए जाके पड़ोसन के गुसल खाने में। मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। अब देखिए उनके डैडी क्या हाल हमारा करते हैं, वो ठोस चुरा के मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं। थी मूंगफली भेजे का खलल, हो गई गुसल खाने में गजल। अब गुसल खाने में क्या गजल हुई? क्या कहते हैं? सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है, फेस को मोड़ के कॉलेज की हसीना कोई, बस की लाइन में खड़ी हो तो गजल होती है। 30 तारीख को पिक्चर के लिए जब मैडम एकदम जिद पे अड़ी हो तो गजल होती है, तो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है। और एक खास शेर सुनिए, क्या ऑब्जर्वेशन है अल्लड़ जी का। कहते हैं आगे, मुंह के अंदर होठ से मूंगफली के दाने, आग चिलगों पे गड़ी हो तो गजल होती है, आग चिलगों पे गड़ी हो तो गजल होती है। रात दिन होती रहे ठाठ से इनकम, लेकिन टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है, टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। और ये खास शेर आपके लिए जो अल्लड़ जी कहते हैं, अपने दूल्हे से कोई शोख नवेली दुल्हन,
अपने दूल्हे से कोई शौक नवेली दुल्हन, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। थी मूंगफली भेजे का खलल, हो गई गुसल खाने में गजल, तो हम ताजा गजल को साबुन के रैपर पे उतारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। आफत है गुसल खाने की घुटन, कब होगा न जाने उनसे मिलन। और अब गुसल खाने का सात्विक दृश्य देखिए, ऐसा अल्लड़ जी कहते थे कि लट के हैं, लट के हैं, वो लट के हैं, लट 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 के है पड़ोसन के कपड़े, ओ लट के है पड़ोसन के कपड़े, हम उनको निहारा करते हैं, होठों से चुरा कर मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। ये अल्लड़ बीकानेरी जी थे। अल्लड़ जी अगर जीवित होते तो निश्चित तौर पे वाह वाह क्या बात है कि मंच पे सम्मानित होने वाले प्रथम 1-2 कवियों में होते। ईश्वर ने हमें ये मौका तो नहीं दिया, लेकिन हमें ये मौका जरूर दिया कि हम मरणोपरांत अल्लड़ जी को सम्मानित करें। हमारे बीच में है अल्लड़ बीकानेरी जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है उनका। आए। अशोक जी स्वागत है आपका। शुक्रिया शैलेश जी। मुझे याद है कि शायद अल्लड़ जी ने मुझे एक बार एक व्यक्तिगत बातचीत में जिक्र किया था कि एक कविता उन्होंने आपके एक अनुभव पे लिखी थी। वो क्या कविता थी? मेरी शादी के लिए लड़की वाले मुझे देखने के लिए आने वाले थे जी, और मैं गलती से किसी काम से उस समय घर पे नहीं था। अच्छा। पिताजी उस समय घर पे थे, तो जब वो दृश्य बना, घटनाक्रम बना। क्या घटना थी? सच्ची घटना है। मेरी सास ने उन्हीं को लड़का समझ लिया था। करके कोई बहाना हम दफ्तर से छुट्टी पा गए और लड़के को देखने उसी दिन लड़की वाले आ गए। लड़की की अम्मा ने हमसे पूछा रुककर एक पल, किस कॉलेज में प्यारे बेटे पढ़ते हो तुम आजकल? हमने कहा श्रीमती जी किस चक्कर में आप हैं, लड़का कॉलेज गया हुआ है, हम लड़के के बाप हैं। शैलेश जी, मेरा ये मानना है कि अल्लड़ जी का सम्मान हिंदी की हास्य व्यंग कविताओं का सम्मान। क्या बात है। हम आज अल्लड़ बीकानेरी जी को सम्मानित कर रहे हैं। अशोक यहाँ खड़े हैं, हम अशोक जी को सम्मानित करना चाहते हैं और असल में अल्लड़ जी जहाँ भी हैं हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे और वहाँ ऊपर बैठ के कह रहे होंगे वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। निश्चित तौर पे कभी कहीं भी रहे, चाहे वो इस धरा पे हो ना हो, छिप नहीं सकता और कविता की प्रतिभा तो कहीं नहीं छिपती। शायद इसीलिए वाह वाह क्या बात है ने सोचा कि कविता की प्रतिभाएं जहां भी हैं हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे और हमारे छुपे रुस्तम को बुलाएंगे। आज एक ऐसे छुपे रुस्तम को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान के नागौर के डीडवाना कस्बे से हमारे बीच में छुपे रुस्तम आते हैं। नाम है जिनका अशोक सेवदा। शैलेश जी, अगर आदमी जिंदा दिल हो और जिंदा दिली से किसी से बात करे तो कविता अपने आप निकलने लग जाती है। कल ही की एक घटना है, एक भिखारी मिला, बोले बाबूजी 20 रुपए दो, कॉफी पीऊंगा। मैंने कहा भिखारी होकर के कॉफी पीता है? उसने कहा योग गुरु ने चाय के लिए मना कर रखा, एसिडिटी हो जाती है। ऐसे ही विजन को लेकर के मैंने बहुत से लोगों से बात की और एक नई कविता निकाली है। कविता का टॉपिक है प्रेमिका। प्रेमिका। जब मुझे प्रेमिका टॉपिक मिला तो मैंने 4 अलग अलग व्यक्तियों से पूछा और एक कविता बनाई। सबसे पहले एक बुजुर्ग से पूछा, दादा प्रेमिका के बारे में कुछ बताओगे? वो बोले बको मत बदतमीज, जिंदगी भर पाक दामन रहा, बुढ़ापे में ऐसी बातें करके बदनाम करवाओगे। जिस पत्नी ने सेवा की बुढ़ापे में उसी से पिटवाओगे। समझदार होने से पहले विवाहित हो गया, पत्नी ही प्रेमिका बनी, उसी के प्यार में खो गया, हर सुख दुख में उसी ने साथ दिया, अब उसी का साथ छुड़वाओगे। क्या बात है। बेटे सारे अपनी प्रेमिकाओं के साथ भाग गए, ऐसे में मेरी सेवा क्या तुम अपनी प्रेमिका से करवाओगे? बहुत अच्छे हैं।
फिर एक नेताजी से पूछा प्रेमिका के बारे में क्या कहते हैं। वो बोले कुछ नहीं कहते हैं, चुप ही रहते हैं, ऐसे संवेदनशील विषयों पर सोच समझकर बयान देते हैं। आप चले जाइए, हम कुछ नहीं बताएंगे, बताया तो हमारे पारिवारिक संबंध बिगड़ जाएंगे, आप हमारी पत्नी को हमसे नाराज करवाएंगे। क्या मिलेगा आपको जब आप मेरे मुख से मेरी कुर्सी को मेरी प्रेमिका कहलवाएंगे। बहुत अच्छे हैं। फिर एक कॉलेज के विद्यार्थी से पूछा प्रेम के बारे में बताओ, कोई प्रेमिका हो तो सुनाओ। वो बोला 3 है। अच्छा। वो बोला 3 है, कोई एक चुन लो, वक्त कम है, अतः एक के बारे में सुन लो। मैंने कहा तुम धोखा दे रहे हो, अकेले 3 से प्रेम कर रहे हो। वो बोले कोई धोखा नहीं है, जैसा पाता हूँ वैसा ही दे रहा हूँ। उन लड़कियों के लिए मैं भी तो तीसरे नंबर पर रह रहा हूँ। ऐसा सुनकर सोचा आज के प्रेमी प्रेमिकाओं को क्या हो गया, सच्चा प्यार तो 21वीं सदी की चमक दमक में कहीं खो गया। अंत में एक शिक्षक से पूछा, जो इस कविता का सार भी है, कि प्रेमिका के बारे में कुछ कहिए। वो बोले कुछ नहीं कहना, दूर ही रहिए। जोर देकर पूछा तो कहा प्रेमिका तो एक किताब होती है, कुछ अच्छी तो कुछ खराब होती है, पढ़ा सबको जा सकता है, कुछ से जिंदगी बनती है, कुछ से बर्बाद होती है। अच्छी प्रेमिका एक कम ही लोगों को मिलती है, बाकी सबके लिए तो ख्वाब होती है। 4 का हाल मैंने सुनाया, 5वें पर शैलेश जी आप हैं। आपकी कोई प्रेमिका हो तो बताओ, मेरी अधूरी कविता को पूरी करो। आपको एक घटना और बताता हूँ शैलेश जी। जी। एक बार शादी ब्याह में जाने का मौका मिला तो एक आदमी ने मुझसे पूछ लिया कि ये शादी के समय अपने जो परंपरा है मांग भरने की, ये औरतें मांग क्यों भरती है। तो मैंने जवाब दिया ये इसलिए भरती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन दुल्हन के साथ में 3-4 लड़कियां आ रही है, ये क्यों आ रही है, इनका क्या काम है। मैंने कहा देखो, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही होती है, नक्शे में आसपास के खाली प्लॉट भी तो दिखाने पड़ते हैं। बहुत अच्छे। तो मित्रों, ये थे अशोक सेवदा। और अशोक, निश्चित तौर पे आपने जो कविता सुनाई है, बहुत बहुत खूबसूरत कविताएं सुनाई। और अशोक, आज तो आप छुपे रुस्तम की ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, लेकिन कल आप जब लेके निकलेंगे तो हर आदमी आपको देख के कहेगा कि भाई ये तो उसी कार्यक्रम का छुपा रुस्तम है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। गणित पढ़ाते पढ़ाते तुम गणित की कविताएं लिखने लगे, अब कविताएं सुनाते सुनाते तुम न जाने कहां कहां पहुंचोगे, इसका आकलन गणित भी नहीं कर पाएगी। आइए हम इसे भविष्य की ओर छोड़ते हैं और करते हैं एक छोटा सा काम। इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लिखता जरूर है, कविता उसके जीवन में रहती है। बरोबर है। एक व्यक्ति ने आज मेरी आंखें खोल दी जब वो मुझसे आके मिला। वो मुंबई में रिक्शा चलाता है, सुबह से शाम अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाते हुए घूमता है, लेकिन डायरी लेके मेरे पास आता है कि सर ये मेरी कविता है, क्या आप इसे सुनवाएंगे। आइए हम मिलते हैं उस आम आदमी से जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। क्या बात है। अपना नाम सबसे पहले बताएं। मेरा नाम दादा सोमा ताकपीर है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील बारसी है, मेरे गांव का नाम श्रीपत पिंपरी है। चलिए सर, प्लीज मेरी एक कविता है, वो आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे शायद। सुनाइए। सुबह मैं जब घर से निकलता हूँ तो किसी को ना नहीं कहता, सभी को हाँ हाँ कहता हूँ। सायन से लेके मुलुंड तक और बांद्रा से लेके दहीसर तक बस चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही रात होने को आती है तो सभी को ना ना बस ना ही कहता हूँ। क्योंकि मैं रहता हूँ घाटकोपर में, वहाँ पे भी मेरा लोग करते हैं इंतज़ार। वो लोग कौन है वो भी सुनो। वहाँ किराए पे मेरा भी एक घर है, उसमें बसा वो मेरा भी एक परिवार है। परिवार में कुल हम लोग 4 हैं। सॉरी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सुनाते रहो। परिवार में हम कुल लोग 4 हैं, कौन कौन है बताओ। एक तो मैं हूँ, दूसरी मेरी धर्मपत्नी रोहिणी, और मेरी बड़ी बेटी संस्कृति है। संस्कृति जी। और चौथा मेरा लड़का संस्कार है। क्या बात है, वाह 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 वाह। यही तो मेरी जिंदगी है यारो, और यही तो मेरी संपत्ति है।
ये लड़की और एक लड़का, यही तो मेरी जिंदगी है यारो, यही तो मेरा संसार है, संसार है, बस संसार है। क्या बात है, मैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आपने जिस ढंग से कविता सुनाई और कविता पढ़ते वक्त जब आपके नेत्र सजल हो गए, मैं जानता था देश के नेत्र भी इस वक्त सजल हैं। ये है भारत, ये है हिंदुस्तान, ये है इस देश की सबसे बड़ी ताकत, जो सुबह से शाम सड़कों पे दौड़ता है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, वो किसी को ना नहीं कहता। लेकिन जब शाम को उसका नीड़ पुकारता है तो वो सबको ना कहने लगता है। उसे लौटना होता है उस जगह जहां उसकी पत्नी है, जहां उसकी बेटी है, जहां उसका बेटा है, जहां उसका संसार है। और यकीन मानिए, आप जैसे लोगों के घरों में ही संस्कृति जिंदा है, संस्कार जिंदा है। आपने हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखा है, आपने हिंदुस्तान के संस्कार को जिंदा रखा है। दादा सोमा ने सिर्फ कविता नहीं सुनाई है, हम सबको ये महसूस करा दिया है कि आखिर संस्कृति और संस्कार किस तरह से जिंदा रखे जाते हैं। आज सिर्फ इनके लिए नहीं, हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है।